नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं के बारे में सीखा था और हमने जाना था कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी भाग लेने पर उनमें परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें हमने अभिकारक नाम दिया था। और वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बनते हैं या जिनका निर्माण होता है, उन्हें हमने उत्पाद कहा था। बच्चों, इस रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का जब निर्माण होता है, तो जो अभिकारक पदार्थ होते हैं उनके परमाणु नहीं बदलते हैं, उनके परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है। और इसमें जो अभिकारक पदार्थों के जो परमाणुओं के मध्य में जो बंध होता है, वो बंध टूट जाता है और ये परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु के साथ नया बंध बना लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक पदार्थ होते हैं के परमाणुओं के मध्य बंध टूटते हैं और नए पदार्थ का निर्माण होता है। वो क्यों होता है कि परमाणुओं के मध्य नए बंध बन जाते हैं। अब ये नए बंध बन रहे हैं, परमाणु नहीं बदल रहे हैं। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है, यानी जो बंध हैं दो परमाणुओं से टूटकर किसी अन्य अभिकारक के परमाणु के साथ जुड़ जाते हैं और नए बंध बन जाते हैं। यही चीज़ रासायनिक अभिक्रिया में देखने को मिलती है। हमने जो अभी तक देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरणों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? रासायनिक समीकरणों को समझने के लिए हम
जो क्रियाकलाप हमने किए थे उनमें जो अभिक्रियाएं हुई थी उनको हम देखते हैं। जैसे मैंने मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में जलाया था। मैंने मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में, और ज़्यादा अच्छी तरह से बोलूं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैंने जलाया था। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का आपस में संयोग हुआ, और संयोग होने पर हमने देखा था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ये हमारी अभिक्रिया थी जिसे मैंने शब्दों के रूप में लिखा है। एक अभिक्रिया और हमने देखी थी, क्रियाकलाप 1.3 में जिंक लिया था और मैंने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की आपस में क्रिया देखी थी, और यहाँ पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ था। तो ये दो क्रियाकलाप की जो हमने देखी हैं उनमें ये क्रियाएं हुई थी। यही क्रियाओं को हम जब परमाणुओं के प्रतीक और सूत्रों के रूप में लिख देते हैं तो वो रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। समीकरण का अर्थ होता है दोनों तरफ बराबर। अब देखिए, जैसे मैंने ये मैग्नीशियम को का जो प्रतीक है रसायन में वो Mg है, और ऑक्सीजन का जो प्रतीक सूत्र काम में लेते हैं वो O2 लेते हैं, और इनकी जब क्रिया हुई थी, इनको जलाया था, तो MgO का निर्माण हुआ था। तो ये जो चीज़ मैंने ब्रैकेट में लिखी है ये है रासायनिक समीकरण। इसी तरह से जिंक को रसायन में Zn से प्रदर्शित किया जाता है। तनु सल्फ्यूरिक एसिड, अभी हम H2SO4 ही लिख रहे हैं, और हमने देखा था कि जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ और हाइड्रोजन गैस बनी थी। ये हम अभी साधारण समीकरण को ही लिख रहे हैं, इसमें अन्य विवरणों को नहीं लिख रहे हैं, केवल समझाने के उद्देश्य से लिख रहे हैं। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में उसमें सम्मिलित पदार्थ, अब आप कहेंगे सम्मिलित पदार्थ कौन से हैं? ये सम्मिलित पदार्थ है, ये भी सम्मिलित है। को प्रतीकों व सूत्रों, ये सूत्र हो गया MgO, की सहायता से निरूपित करना, निरूपित करने का मतलब है प्रदर्शित करना, करने की विधि रासायनिक समीकरण कहलाती है। जब हम
ये जो अभिक्रिया हुई है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इसको हमने रासायनिक प्रतीक, सूत्र, अणु सूत्र, ये तो परमाणु है और ये अणु है, अणु सूत्र के रूप में जब हमने लिख दिया। यहाँ सूत्रों का मतलब है अणु सूत्र। ये सूत्रों से जो तात्पर्य है हमारे अणुओं के जो सूत्र होते हैं उनके रूप में जब हम इनको निरूपित कर देते हैं, यानी प्रदर्शित कर देते हैं। निरूपित का मतलब प्रदर्शित, 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 प्रदर्शित यानी दिखाते हैं, उस विधि को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इन रासायनिक समीकरणों में कुछ बातों को हम यहाँ पर अभी चर्चा करेंगे। हमने दो समीकरणों की बात करी थी। एक तो करा था Zn प्लस H2SO4 और इसने हमें दिया था ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, और एक हमने Mg प्लस O2 और इसने दिया था MgO। अब यहाँ पर जो समीकरण शब्द आया है ये दोनों पक्ष में संतुलन को बताता है, यानी Zn और ये तो हो गया हमारा अभिकारक पक्ष। ये क्या हो गया? अभिकारक, यानी ये हमारा बायां पक्ष है और यही हमारा अभिकारक पक्ष भी हो गया। इसी तरह से हमारा दायां पक्ष है और ये कहलाएगा उत्पाद। ये सब क्या है? उत्पाद, उत्पाद पक्ष। तो दो पक्ष हो गए रासायनिक समीकरण के। अब इनमें जो परमाणु हैं वो दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। जैसे Zn की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, सल्फर की बात करें और ऑक्सीजन की बात करें, तो इस पक्ष में Zn कितना है? 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और सल्फर कितना है? 1, और ऑक्सीजन कितने हैं? 4। और इस तरफ Zn बात करें तो Zn 1 ही है। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, और सल्फर कितने हैं? 1, और ऑक्सीजन कितने हैं? 4। यानी दोनों पक्ष बराबर हैं, यानी Zn यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, और सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है। तो ऐसा समीकरण जिसमें दोनों पक्ष के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उस समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण। इसमें देखते हैं हम MgO, ये दो काम में आए हैं। तो Mg इस पक्ष में, यानी कि अभिकारक के अंदर Mg की संख्या है 1 और ऑक्सीजन की संख्या है 2। जबकि हम उत्पाद के अंदर देखें तो Mg की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की भी संख्या 1 है, यानी ऑक्सीजन की संख्या कम हो गई है। दोनों तरफ ये बराबर नहीं है। तो ये वाला समीकरण कहलाएगा असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। और जो असंतुलित समीकरण होता है उसको हमें संतुलित करना पड़ता है। दोनों पक्षों में सभी परमाणुओं की संख्या को बराबर बनाना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर ऑक्सीजन को यहाँ से इसमें 2 से गुणा करूँगा तो ये भी ऑटोमेटिक 2 से गुणा हो जाएगा। गुणा हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 इसको करने के लिए यहाँ 2 लगाऊंगा तो Mg भी 2 हो जाएंगे, और Mg 2 हो जाएंगे तो इस वाले Mg को भी 2 करूँगा। अब ये समीकरण जो हमारा हो गया है, ये समीकरण हमारा क्या हो गया है? संतुलित समीकरण हो गया। 2 लगाने पर Mg के आगे और MgO के आगे 2 लगाने पर यह समीकरण संतुलित हो गया है। ये इस प्रकार असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण बनाना हम आगे सीखेंगे। एक बार समीकरण ले लेते हैं। Zn
प्लस H2SO4 और ये हमें देता है ZnSO4 प्लस H2O। तो देखिए, मैंने बताया था जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में संयोग करते हैं, यानी जिन पर रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा अभिकारक होते हैं तो हम एक से ज़्यादा अभिकारक व उत्पाद होने पर पदार्थों के मध्य में प्लस चिन्ह लगाया जाता है। और ये रासायनिक अभिक्रिया में ये उत्पाद बने हैं। तो यहाँ देखिए आप कि ये देखिए, हमने प्लस से जोड़ा इनको, और यहाँ भी उत्पादों को एक से ज़्यादा थे इसलिए प्लस से जोड़ा। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा अभिकारक हों या उत्पाद हों तो उनको हम प्लस का चिन्ह लगाकर जोड़ते चले जाते हैं। और ये जो तीर का निशान, ये तीर कह लो या बाण कह लो, का निशान यह बताता है कि बाएं तरफ के पदार्थ, ये बाएं तरफ है, ये बाएं तरफ के पदार्थ आपस में संयोग करके, संयोग यानी जुड़ के या क्रिया करके दाईं तरफ के उत्पाद बना रहे हैं। दाईं तरफ के पदार्थ, जिन्हें उत्पाद बोलते हैं, का निर्माण कर रहे हैं। ये जो तीर है ये अभिक्रिया की दिशा को बताता है। ये जो तीर है ये अभिक्रिया की, ये जो तीर है, ये तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को बता रहा है कि अभिक्रिया में ये पदार्थ मिलकर ये पदार्थ बनाते हैं। इस प्रकार कई बार इस तरह का तीर भी आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, जो ये बताता है कि अभिक्रिया दोनों दिशा में हो रही है। ये आगे की दिशा में फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड पीछे की तरफ भी हो रही है। तो ये वाली अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में होता है ये। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं बाद में पढ़ेंगे। अभी हम केवल एक ही दिशा वाली अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने कुछ ये बातें और सीखी हैं। इन समीकरणों को और अधिक इनमें जानकारी कई बार जोड़ दी जाती है। जैसे ठोस पदार्थ या ठोस अवस्था को बताने के लिए एस यानी सॉलिड, सॉलिड अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है ठोस। द्रव्य अवस्था को बताने के लिए एल यानी लिक्विड। इसी तरह से अवस्था को बताने के लिए जी।
स्मॉल लेटर्स में सारे। और जलीय विलयन, जैसे हमने जलीय घोल लिया था लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का, को बताने के लिए यहाँ पर AQ यानी एक्वस। तो ये हम कई बार इन प्रतीकों का क्या कर देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग करते हैं। जैसे Zn हमने जो लिया था, ध्यान हो मैंने कहा था ये ठोस है, पाउडर के रूप में था। दानेदार ठोस में भी काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर जिंक जो ठोस था, तो इसको हमने जिंक के आगे एक ब्रैकेट में S लिख दिया। इसका अर्थ है ये क्या है, जिंक ठोस है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल हमने जलीय विलयन था, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया था, तो इसको हम एक्वस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्वस, सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन। और जिंक सल्फेट बना था, ये अवक्षेप नहीं था। आपने देखा होगा जिंक सल्फेट अवक्षेप के रूप में नहीं था, ये भी एक्वा सॉल्यूशन था, जलीय विलयन था। तो जो जलीय विलयन आएगा उसमें हम जलीय विलयन लिखेंगे, और जो द्रव्य होगा उसी में एल लिखेंगे। और यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन गैस थी, तो इसको G से लिखेंगे। और हाइड्रोजन गैस को बताने के लिए हम एक तीर भी ऊपर की दिशा में लगा देते हैं। ये तीर बता रहा है कि ये गैस है। ये तीर हम बताएंगे कि ये गैस को बता रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया में कुछ हम ठोस, द्रव्य, गैस और जलीय विलयन को बताने के लिए जो प्रतीक हैं या अणुसूत्र हैं, उनके आगे ब्रैकेट में कुछ प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। और तीर ऊपर की दिशा में बता रहा है, तो इसका अर्थ है कि ये गैस के लिए प्रयुक्त होता है। ये गैस के लिए प्रयुक्त है, गैसों के लिए। और इस तरह का नीचे का तीर होता है, वो अवक्षेप के लिए होता है। अवक्षेप के लिए जो तीर होता है वो नीचे की दिशा में बताता है, क्योंकि अवक्षेप नीचे बैठ जाता है। एक अभिक्रिया और देखते हैं, कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये हमारा जलीय विलयन होगा। और इसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसकी जब अभिक्रिया होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट ठोस होता है और जल बनेगा। जल आप जानते हैं कि द्रव्य होगा। तो इसके अंदर एक्वा भी आ गया, गैस भी आ गई, सॉलिड भी आ गया और लिक्विड। ठोस, द्रव, गैस और जलीय विलयन तीनों हैं। तो इस तरह से इन अभिक्रियाओं को में जानकारी जोड़ी जाती है। कुछ जानकारी और है जिसको अभी अपन आगे और सीखेंगे। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 एक ठोस होता है। पोटेशियम क्लोरेट, और जब इसका मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये एक उत्प्रेरक है। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। यहाँ पर ये क्या है, उत्प्रेरक। और उस पर इसको गर्म किया जाता है। तो ये जो चिन्ह आ रहा है त्रिभुज का, ये गर्म करने के लिए प्रयुक्त होता है।
तो हमने क्या किया है, मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में KClO3 को गर्म किया है। तो एक तो बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। सॉलिड है और ये गैस है, तो इसको व्यवस्थित करें तो 2, 2 और 3, तो ये एक संतुलित समीकरण हो गया। ये हमारा पोटेशियम क्लोराइड और ये हमारी हो गई ऑक्सीजन गैस। तो समीकरण में हम कई बार दशाएं, किन दशाओं में वो हुआ, ये उत्प्रेरक की दशा में हुआ है तो उत्प्रेरक लिख दिया, गर्मी दी इसको मतलब गर्म किया, किसको, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया, तो गर्म करने के लिए हम ये डेल्टा गर्म करने के लिए चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। तो इस तरह की भी बातें हम इसमें सम्मिलित करते हैं। देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड, आप जानते होंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है और इसको हाइड्रोजन गैस के साथ 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM का मतलब है 300 वायुमंडलीय दाब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ZNO और CrO, ZNO जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है, CH3OH बनता है, ये द्रव है मेथेनॉल यानी अल्कोहल की रूप है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन की उपस्थिति में जब ये 300 वायुमंडलीय दाब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड और हम उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं ZNO और क्रोमियम ऑक्साइड, तो हमारे बनता है मेथेनॉल जो कि एक द्रव है। तो देखो ये मैंने यहाँ पर जो तीर के निशान के ऊपर और नीचे कुछ दशाएं भी लिख देते हैं, उन दशाओं से हमें पता पड़ जाता है कि ये अभिक्रिया किन स्थिति में, किन परिस्थिति में संपन्न होगी या होती है। तीसरी बात इसके अंदर आती है ऊष्मा परिवर्तनों को भी इसके अंदर लिखा जाता है। ऊष्मा परिवर्तन दो तरह से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी जब अभिक्रिया होगी और उसमें से ऊष्मा बाहर निकलेगी तो इसके बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी कहेंगे, और जिनमें ऊष्मा देनी पड़ती है उसे बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे आपको बताऊं, कार्बन कोयला, ये कोयला है और इसको जब जलाएंगे तो हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और कोयला जलाने पर हमें क्या होता है, ऊष्मा मिलती है, यानी कोयला जलाने पे ऊष्मा बाहर निकलती है। तो मैंने इसको उत्पाद की तरफ लिख दिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसे ही हमारे शरीर में जो श्वसन होता है
वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। बहुत सारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे हमने जिंक लिया था और उसकी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई थी, और क्रिया कराने पर हमने देखा था जिंक सल्फेट बना था और हाइड्रोजन गैस निकली थी, और इसमें ऊष्मा भी बाहर निकली थी। नाइट्रोजन गैस, यहाँ पर ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये तो बता ही दी थी। और ऑक्सीजन गैस, इसमें जब हम ऊष्मा देते हैं तो इसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्री है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या N2 ये गैस में हो गई, O2 ये भी गैस में हो गई, और इससे बना NO ये भी गैस में हो गई, और यहाँ माइनस में ऊष्मा कर देंगे, यानी कि ऊष्मा हमारे को देनी पड़ रही है। तो ये समीकरणों में इस तरह की कुछ बातें सम्मिलित की जाती हैं, जिससे इसमें और अधिक जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। ये समीकरण एक तरह से जो वाणिज्य में आशुलिपि होती है उसी का एक रूप है, शॉर्ट हैंड का रूप है। तो ये एक तरह से जो अभिक्रिया है उसको संक्षिप्त रूप में हम प्रदर्शित करने का ये तरीका है। आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों।